बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि माफिया की जमीन पर सीएम योगी गरीबों को घर दे रहे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी सरकारों में माफिया जमीनों पर कब्जा करते थे, लेकिन योगी सरकार में क्रांतिकारी बदलाव हुआ है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सपा बसपा सरकार में माफिया खुशहाल और गरीब बदहाल थे, योगी सरकार में गरीब खुशहाल और माफिया बदहाल है। उसको जमींदोज करने का काम किया गया। बल्कि आज एक समय था जब उत्तर प्रदेश पे सपा बसपा की सरकारों में माफिया और अपराधी गरीब गुरुओं की जमीनों पर कब्जा करके आलीशान अट्टालिकाएं बना करके क्रूर अट्टहास किया करते थे और सत्ता का उनको संरक्षण होता था। लेकिन आज परिस्थितियां कैसे बदली हैं कि योगी आदित्यनाथ सरकार के समय में न केवल अपराधी माफियाओं की जमीनों को खाली करा करके बुलडोजर चला करके उसको जमींदोज करने का काम किया गया, बल्कि आज गरीबों के लिए वहां आवास बन रहे हैं, पक्के मकान मिल रहे हैं। आज गरीबों को भरोसा है कि उनकी जमीनों पर कोई कब्जा नहीं कर सकता और हर जिसके पास छत नहीं है, जो बेघर है, उसको घर देने का काम योगी आदित्यनाथ सरकार करेगी। इस कारण से ये परिवर्तन उत्तर प्रदेश की जनता। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर बांदा में एक भीषण सड़क हादसे में 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक पहुंचे हैं। पुलिस ने रेस्क्यू करके घायलों और शवों को बाहर निकाला है। दरअसल घटना बबेरू थाने के बबेरू कमासीन रोड की है, जहां पर तिलोसा गांव से एक ही परिवार के 8 लोग गाड़ी से कहीं जा रहे थे। मौके पर मौजूद लोगों का यह भी कहना है कि गाड़ी की रफ्तार बेहद तेज थी, जिसकी वजह से गाड़ी सड़क किनारे खड़े ट्रक में जा घुसी। घटना में 2 बच्चे, 1 महिला और 2 पुरुष की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं 2 लोगों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया, जबकि एक घायल की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे कानपुर रेफर कर दिया गया है। सूचना मिलते ही बांदा जिला अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल और पुलिस अधीक्षक अभिनंदन मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। इस दर्दनाक हादसे से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। तो बांदा का ये पूरा मामला है, जहां पर आपको बता दें कि एक ही परिवार के 8 लोग गाड़ी में सवार होकर जा रहे थे कि इस दौरान गाड़ी अनियंत्रित होकर एक ट्रक में जा घुसी, जहां इस हादसे में 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है, जिसे कानपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। हम लोग इधर सीएचसी में आए हैं। यहाँ जो तिलौसा क्षेत्र से एक गाड़ी में 8 लोग जा रहे थे, ड्राइवर समेत। तो बहुत तेज़ रफ्तार से वो गाड़ी चल रही थी, 120 किलोमीटर की स्पीड पे। एक स्टेशन ट्रक से भिड़ गई और मौके पर 8 में से 5 लोगों की डेथ हो गई। 3 को यहाँ लाया गया सीएचसी में और 3 में से यहाँ 1 की डेथ हो चुकी है। 2 लोग जो बचे हैं बहुत गंभीर हालत में हैं, उनको तुरंत एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेज दिया गया है। मेरी सीएमएस से बात हो गई है और वहाँ पे सारे इंतज़ाम कर दिए गए हैं, उनको तुरंत ट्रीटमेंट मिले। ब्लड बैंक में भी पर्याप्त ब्लड की सप्लाई है हमारे पास। देखिए, प्रार्थना है कि वो 2 बच जाएँ कम से कम। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी दुर्गेश मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दुर्गेश, जिस तरीके से बांदा से ये बड़ा हादसा हुआ है, 7 लोगों की मौत हो चुकी है, इसको लेकर क्या कुछ खास अपडेट? जी, आपको बता दूं कि पूरा मामला बांदा जनपद के बबेरू थाना क्षेत्र के कमासीन रोड का है, जहां पर एक ही परिवार के 8 लोग बोलेरो गाड़ी से जा रहे थे। तभी अनियंत्रित होकर गाड़ी ट्रक से जा टकराई, जिसमें 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई। वह अन्य 3 लोगों को गाड़ी से निकालकर अस्पताल ले जाया गया, तो इलाज के दौरान 2 लोगों की भी मौत हो गई थी और 1 लोग गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसको कानपुर रेफर कर दिया गया था। जिसमें ये बताया जा रहा है कि 120 किलोमीटर की रफ्तार में गाड़ी थी, जिससे कि ये हादसा हुआ है। और मौके पर जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। बिल्कुल दुर्गेश, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस मामले का संज्ञान लिया है, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया? जी, मुख्यमंत्री जी ने बताया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेश इस खबर पर जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए।
खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर 7 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर और कुशीनगर के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वंदे भारत को भी इस दौरान हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि 7 जुलाई को गोरखपुर कुशीनगर के दौरे पर आ सकते हैं पीएम मोदी। शताब्दी वर्ष समापन कार्यक्रम में भी वो शिरकत करेंगे और इसी के साथ में गोरखपुर से वंदे भारत को भी हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही गीता प्रेस भी जाएंगे और इसी के बाद कुशीनगर में भी कृषि विश्वविद्यालय की आधारशिला भी रखेंगे। 200 एकड़ में कुशीनगर में बनाया जाएगा कृषि विश्वविद्यालय और इसी के साथ में दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच ये कार्यक्रम होना बताया जा रहा है। अभी तक आधिकारिक ऐलान इस दोनों दौरों को लेकर नहीं किया गया है, लेकिन खबर यह भी निकलकर सामने आ रही है कि कुशीनगर और गोरखपुर में प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। तो देखिए, 7 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर और कुशीनगर के दौरे पर रहेंगे, जहां पर आपको बता दें कि इस दौरे के दौरान शताब्दी वर्ष समापन कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे और इसी के साथ में गोरखपुर में वंदे भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाएंगे, जिसके बाद प्रधानमंत्री सीधे कुशीनगर के लिए रवाना होंगे और वहां पर कृषि विश्वविद्यालय की आधारशिला भी रखेंगे। और आपको बता दें कि अभी इस दौरे को लेकर कोई भी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन ये भी देखने को मिल रहा है कि कुशीनगर और गोरखपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर कार्यक्रम जिस तरीके से है उसकी तैयारियां जो है प्रशासन की तरफ से की जा रही हैं। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर परियोजना बनती है, बजट तय होता है, बजट दिया जाता है, फिर परियोजना बंद हो जाती है। दिन गुजरते हैं, साल गुजरते हैं, दशक गुजर जाते हैं, सरकारें आती हैं, चली जाती हैं, लेकिन परियोजनाओं को पूरा करने में 4.5 दशक बाद परियोजना पूरी होती है। लेकिन परियोजना से प्रभावित लोगों के सामने समस्या विराट हो जाती है। सोनभद्र जिले की कनहर सिंचाई परियोजना भी ऐसी है। इसी को लेकर रिपोर्ट देखिए। आजादी के बाद से ही भारत विकास के रास्ते पर चल रहा है, लेकिन विकास को अंजाम तक पहुंचाने में समय इतना लग जाता है कि 1, 2 या 3 साल नहीं बल्कि 4.5 दशक से ज्यादा लग गए। सोचिए, सोनभद्र के कनहर प्रोजेक्ट 46 साल बाद पूरा हुआ, 30 जून को शुरू होना है। अब कनहर सिंचाई परियोजना की कछुआ चाल को ग्राफिक्स के जरिए से समझिएगा। कनहर प्रोजेक्ट की कछुआ चाल 6 अक्टूबर 1976 में एनटी तिवारी की सरकार ने परियोजना को मंजूरी दी। अगले 8 साल में बनाने का लक्ष्य रखा गया, यानी कि 1984 तक। 29 जनवरी 1989 को राज्य सरकार ने 27.75 करोड़ रुपए दे दिए। 1982 तक जमीन को चिन्हित किया गया। 1800 रुपए बीघा के हिसाब से लोगों को मुआवजा दिया। 1983-84 में परियोजना बंद हो गई। 25 साल बाद 2009 में बसपा सरकार ने फाइल को खोला। बसपा सरकार ने 850 करोड़ का बजट तय किया। 2002 में झारखंड और 2010 में छत्तीसगढ़ सरकार ने भी मंजूरी दी। सपा सरकार ने 2258 करोड़ का बजट तय किया। बीजेपी सरकार ने लगभग 3500 करोड़ का बजट तय कर दिया। 30 जून 2022 को डैम शुरू होना था, लेकिन नहीं हुआ। 30 जून 2023 को शुरू किया जाएगा। 1/4 पानी भरा जाएगा। इन आंकड़ों के माध्यम से समझना आसान है कि विकास हो रहा है, लेकिन रफ्तार धीमी नहीं, बहुत धीमी है। जिस योजना या परियोजना को 27 करोड़ में बनाया जा सकता था, उसको 3500 करोड़ में बनाया गया। इसी बीच परियोजना को आंदोलन का सामना भी करना पड़ा। परियोजना पर एक नजर। यूपी के सोनभद्र जिले के 11 गांव, छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के 6 गांव, झारखंड के गढ़वा जिले के 4 गांव परियोजना की सीमा में।
ये 21 गांव डैम शुरू होने के बाद से नक्शे से गायब। इन गांव के लोगों को किया गया विस्थापित। 108 गांव के 3719 परिवारों को फायदा मिलेगा। बरसात पर खेती की निर्भरता खत्म होगी, क्षेत्र का जलस्तर बढ़ेगा, खुशहाली आएगी। किसी भी परियोजना के दो पहलू होते हैं, एक जिसको परियोजना का लाभ मिलता है और दूसरा परियोजना के चलते लोगों को विस्थापित होना पड़ता है। उनके जिंदगी पर इसका प्रभाव पड़ता है, तमाम परेशानियों से गुजरना पड़ता है। लोगों ने सुनाई विस्थापन की कहानी। 7-7 लाख रुपए देकर सरकार भूल गई। विस्थापित कॉलोनियों में कोई सुविधा नहीं, पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं, विस्थापित स्थान का निर्माण पूरा नहीं, मुआवजे से हजारों लोग छूट गए। गांव के लोगों का कहना, बिजली पानी की बड़ी समस्या। 3719 विस्थापितों में से 2160 को विस्थापन पैकेज का लाभ मिला। लेकिन सवाल यह कि आखिर इस धीमी गति का जिम्मेदार कौन है? जो काम 4 दशक पहले किया जा सकता था वो अब पूरा हुआ। उन 4 दशकों की परेशानियों का जिम्मेदार कौन? सरकार को परियोजना को पूरा होने पर अपनी पीठ थपथपाने के साथ ही लोगों की इन समस्याओं से भी निजात दिलाने पर कार्य करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर चंद्रशेखर आजाद पर देवबंद में हुए हमले को लेकर मुजफ्फरनगर के जिला कलेक्ट्रेट पर भी सैकड़ों भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने मांग की है कि चंद्रशेखर आजाद को जेड श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। इस दौरान आजाद समाज पार्टी के प्रदेश सचिव विकास मेडियान ने भी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जानबूझकर सरकार ये चाहती है कि चंद्रशेखर की हत्या करा दी जाए। अगर इस मामले की सीबीआई जांच हो तो सच्चाई का पता चलेगा। वहीं विकास मेडियान ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर 2 दिन में इस घटना के आरोपी और मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम पूरे उत्तर प्रदेश को जाम कर उसको बंद कर देंगे। देखिए, ये भीम आर्मी चीफ श्री चंद्रशेखर जी पे जो हमला हुआ था सहारनपुर में, उसको लेकर ज्ञापन दिया गया है राज्यपाल महोदया के लिए कि जो है कानून व्यवस्था को लेके इन्होंने ज्ञापन दिया है। और इनका ज्ञापन ये श्री इनके जिलाध्यक्ष जगदीश पाल जी ने दिया था कि जो घटना हुई है वो पुनरावृत्ति ना हो। हर साल की तरह इस साल भी बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए भक्तों का जोश हाई है। 1000 मुश्किलों को पार करते हुए भक्त बम बम भोले का जयकारा लगाते हुए अमरनाथ यात्रा पूरी करेंगे। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। बाबा बर्फानी के दर लगेगा भक्तों का तांता। अमरनाथ यात्रा के मार्ग पर भोले का जय जयकार। भक्तों पर बरसेगी बाबा बर्फानी की कृपा। यात्रा से पहले देखिए बाबा बर्फानी के दिव्य स्वरूप की तस्वीरें। जमीन से 13,200 फीट ऊंची बर्फ से ढके अमरनाथ की खूबसूरत वादियों में आस्था, विश्वास और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिलने वाला है। यूं तो इन वादियों का कण कण शिव भक्ति का ही स्वरूप है, लेकिन बाबा बर्फानी के इस दिव्य और दुर्लभ दर्शन के लिए
दूर दूर से भोले के भक्त खींचे चले आते हैं। ये बाबा बर्फानी के पावन स्वरूप की पहली झलक है। ये यात्रा से ठीक पहले अमरनाथ गुफा की सबसे ताजी तस्वीरें हैं। मतलब एक है कि बस जाना है उधर और कुछ भी नहीं, मौसम वगैरह सब कुछ देख रहे, लेकिन कह रहा नहीं, जो होगा सो देखा जाएगा, एक बार जाना है बाबा के दर्शन करके आना बस। जोश बहुत हाई है और इस बार पिछले सारे रिकॉर्ड टूटने वाले जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि 4 साल से प्रयास कर रहा था, जब मैं पहुंच गया तो इसका मतलब बाकी लोग जो कंटिन्यू आ रहे वो अपने आप को रोकेंगे नहीं। फिलहाल इन दुर्गम रास्तों पर प्रशासन और सेना दल से जुड़े लोग मौजूद हैं, लेकिन जल्द ही ये वादियां बम बम बोले के जयघोष से गूंज उठेगी। बाबा बर्फानी के दरबार में भक्तों की रौनक होगी। यहाँ की फिजाओं में आस्था और भक्ति की अद्भुत लहर होगी। 1 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा करीब 2 महीने तक चलेगी। इस यात्रा में तमाम जरूरतें पूरी की जा चुकी हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वॉच इंडिया। और खबर यूपी के फरुखाबाद से है, जहां पर सांसद मुकेश राजपूत एटा जिले की अलीगंज विधानसभा पहुंचे थे, जहां पर अलीगंज पहुंचकर सांसद ने बीजेपी की ओर से चलाए जा रहे महाजनसंपर्क अभियान में हिस्सा लिया। महाजनसंपर्क अभियान के तहत सांसद ने विधानसभा अलीगंज की कई ग्राम पंचायतों का भी दौरा किया। दौरे के दौरान सांसद ने डोर टू डोर जाकर लोगों से जनसंपर्क किया और इस जनसंपर्क अभियान के दौरान सांसद ने केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने की विकास गाथा को भी सुनाया। सरकार की उपलब्धियां गिनवाते हुए सांसद ने केंद्र और राज्य सरकार की ओर से संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। महाजनसंपर्क अभियान के तहत सांसद ने आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी के हित के लिए मतदाताओं से समर्थन मांगा। खबरों में आगे बात करते आगरा की, जहां पर दुग्ध एवं पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह आगरा पहुंचे, जहां पर आगरा के सर्किट हाउस में विभागीय अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक की। इस दौरान आगरा के सीडीओ और विभाग से संबंधित सभी अधिकारी मौजूद रहे। इसी के साथ मीडिया से बात करते हुए धर्मपाल सिंह ने कहा कि इन दिनों गौशालाओं की हालत दयनीय है, जिसको लेकर सीडीओ आगरा से विस्तार से बात की गई है। जहां भी खामियां हैं उनको दुरुस्त किया जाएगा। आम बात यह है कि गौशाला में जिन गायों की मौत होती है उनकी दुर्दशा ना हो, उसको लेकर अंतिम संस्कार की भी विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। देसी गाय का दूध अमृत है। देसी गाय के दूध की गुणवत्ता में कोई वो नहीं है, तो देसी गाय की नस्ल में सुधार करने के लिए हम कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से साहिवाल, गिरी गाय, थारपारकर गाय, हरियाणवी गाय का सीमन फ्री देने का काम कर रहे हैं और बछिया ही पैदा होगी। इसके लिए जो सीमन 300 रुपये का मिलता है वो अब 100 रुपये का मिलेगा, ये भी हमने कर दिया है। तो अब इस तरीके से जो उत्तर प्रदेश में कहीं किसी तरीके से पशुओं के संबंध में कठिनाई ना आवे, किसान की आय में बढ़ोतरी हो, पशुपालक की आय में बढ़ोतरी हो, लैपटॉप होगा। दूसरा, बड़ी ईमानदारी। उधर गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट के जरिए मेरठ जिले की 28 साल की नाजिश को ईद के मौके पर नया जीवन मिला है। भारत सरकार के आयुष्मान भारत योजना के तहत ये ट्रांसप्लांट किया गया है। साथ ही नाजिश और उसके परिवार के लिए ये किसी तोहफे से कम नहीं है। दरअसल पीड़ित का परिवार मेहनत मजदूरी करके गुजारा बसर कर रहे थे। ऐसे में किडनी ट्रांसप्लांट का खर्चा सुनकर पूरा परिवार सन्न रह गया। लेकिन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से बिना कोई पैसा खर्च किए ये संभव हो गया है। सर, मेरा नाम नाजिस है। मैं मेरठ जिले के एक छोटे से गांव से हूँ। जब मुझे पता चला कि मेरी दोनों किडनियां खराब है, तो मुझे यहाँ के ही एक स्टाफ ने बताया कि यशोदा हॉस्पिटल गाजियाबाद में बहुत अच्छी सर्जरी होती है। फिर हम यहाँ पे आए। हम डॉक्टर प्राजीत मजूमदार जी
सर से मिले, उन्होंने हमें बताया कि आपके यहाँ आयुष्मान पैनल से ऑपरेशन हो सकता है और सर्जरी भी सक्सेसफुल हो सकती है। तब मैं बहुत डरी हुई थी। फिर मैंने उनसे बात की तो मुझे पता चला, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ उनसे बात करके। फिर हमारे यहाँ पे टेस्ट हुए, मम्मी के भी टेस्ट हुए, मेरे भी टेस्ट हुए। फिर टेस्ट तब सही आए। फिर हम यहाँ ऑपरेशन कराने आए। ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर वैभव शर्मा जी ने और डॉक्टर मजूमदार ने, डॉक्टर कुलदीप ने मेरी सर्जरी सक्सेसफुल करी, बहुत अच्छी सर्जरी करी। और आज मेरे छुट्टी का दिन है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। नर्सिंग स्टाफ सतीश भैया, संजय भैया, लक्ष्मी दी, प्रमिता दीदी, इन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत अच्छी देखभाल करी। हम 2-3 साल से 4 साल से किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, लेकिन आयुष्मान भारत का ये यूपी का पहला ऑपरेशन है जो बहुत ही अच्छे से सक्सेसफुल तरीके से हुआ, जिसमें जो पेशेंट है नाजिश, वो सिर्फ 28 वर्ष की है, उसकी किडनी खराब हो गई थी। वो जगह जगह धक्के खा रही थी और ढूंढ रही थी कि कोई किसी तरीके से उसकी किडनी का ट्रांसप्लांट हो जाए। और जब वो यहाँ पर किसी ने उसको भेजा, और शायद वो लखनऊ भी गई थी, तो लखनऊ से यहाँ डायरेक्ट हुआ, जो भी जैसे भी घूम फिर के वो यहाँ आई, तो उसका ऑपरेशन हुआ नाजिश का। और उसकी जो मदर है उसने उसको किडनी को डोनेट किया। दोनों बिल्कुल ठीक हैं, डोनर भी डोनी भी। इसमें डोनी को भी रिस्क रहता है जो अपनी किडनी देता है, और डोनर को भी। सक्सेसफुली दोनों ठीक हैं। और दोनों खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर बागपत में बकरा ईद पर बकरों को लेकर जगह जगह से नई तस्वीरें आई हैं और ये तस्वीरें बकरों की कुर्बानी से जुड़ी हुई हैं। वहीं इसमें एक तस्वीर बागपत जिले के अमीनगर सराय कस्बे से भी सामने आई है, जहां पर जैन समाज के लोगों ने बाजार में बिक्री को आए 250 बकरे खरीदकर बकराशाला में संरक्षित कर लिया है, ताकि इन सभी की जान बचाई जा सके। आपको बता दें कि अमीनगर सराय कस्बे में जैन समाज के लोगों की ओर से जीवन दया संस्थान की 2016 में स्थापना की गई थी। इस संस्थान को खोलने का उद्देश्य बेजुबान जीवों की रक्षा करना था, खास तौर पर बकरा ईद पर कुर्बानी दिए जाने वाले बकरों को बचाना। जैन समाज के लोग भगवान महावीर स्वामी के संदेश जियो और जीने दो की प्रेरणा से इस बकराशाला में 450 बकरे मौजूद हैं। बकरा ईद से एक दिन पहले ही जिन 250 बकरों को जगह जगह कुर्बानी के लिए बिक्री को रखा गया था, उन्हें महंगे दामों में खरीद कर न केवल उनकी जान बचाई, बल्कि उन्हें बकराशाला में भी संरक्षित किया गया। हमारी समाज ने ये महसूस किया कि यहाँ ये जगह कम पड़ रही है, तो हमने ये लगभग 5000 वर्ग गज जमीन महाराज श्री जी के संतों की प्रेरणा से लेकर के यहाँ हमारी समाज के दानवीरों ने सहयोग किया, और ये 5000 गज जमीन में हमने इसका कल लोकार्पण किया। पिछले एक सप्ताह से हमारी समाज के अच्छे कार्यकर्ता, युवा कार्यकर्ता, विशेष रूप से भाई मनोज जैन, निक्की फैशन सराय वाले, सुभाष गली दिल्ली, वो इसके कर्णधार हैं, सूत्रधार हैं। उन्होंने गुरुओं की आशीर्वाद से, प्रेरणा से इस काम का बीड़ा उठाया और पूरी समाज को, पूरे देश के लोगों को दानवीर। खबर यूपी के बुलंदशहर से है, जहां पर जिले के शिकारपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। एक व्यक्ति ने उधार सामान ना मिलने पर दुकानदार के कान को ही काट लिया है। दुकानदार का कान शरीर से अलग हो गया। दुकानदार के गंभीर रूप से घायल होने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कर लिए। पूरा मामला मोहल्ला पैठ का है। और मेरे साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।